हेलो दोस्तों, आइए पढ़ाई करते हैं ट्रांजिस्टर के चैप्टर नंबर 4 में बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग। आज हम ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होता है इसके बारे में चैप्टर का नाम ही ऐसा है। तो चैप्टर को समझने के लिए हम इसको ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है इसका मतलब समझते हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग का मतलब जो सप्लाई हम देते हैं ट्रांजिस्टर में, बैटरी लगाते हैं तो उसके बाद जो सप्लाई, जो बैटरी लगाने के बाद कितना अमाउंट बैटरी लगाए भी हैं कि नहीं लगाए हैं, इसी को बोलते हैं बायसिंग। सप्लाई दे देने का मतलब होता है बायसिंग कर देना, बायस कर देना, सप्लाई दे देना। ठीक है, अगर कोई चीज़ सप्लाई दे रहे हैं तो उसको बायस कहेंगे टेक्निकल टर्म में, और ट्रांजिस्टर की टेक्निकल टर्म में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और हम जो आप एनालॉग पढ़ रहे हैं तो इसमें हम बायस बोलते हैं सप्लाई को। ठीक है, और नॉर्मल जो हम नॉर्मल भाषा है उसमें हम बोलते हैं क्या, बायस सप्लाई। ठीक है, नॉर्मली हम आम भाषा में सप्लाई बोलते हैं उसको, ट्रांजिस्टर या टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं उसको, सप्लाई बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर में हम जब आपने देखा पिछले चैप्टर में आपने देखा कि ट्रांजिस्टर जो है कि एम्पलीफायर काम करता है, अच्छे से एम्पलीफिकेशन कर देता है, पावर गेन, वोल्टेज गेन, कॉमन एमीटर का और करंट गेन अच्छा होता है कॉमन एमीटर का। ठीक है, और कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस के कंपैरिजन में। ठीक है, ये सब आपने देखा, कौन सा बढ़िया होता है, कौन सा बेकार, कहाँ किसका इस्तेमाल होता है, हमने सब कुछ पढ़ा। ठीक है, उस चैप्टर के बारे में रिव्यू नहीं जाएंगे, आपको डिटेल चाहिए तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, पिछला जो वीडियो था। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग का मतलब सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई देने से क्या क्या अंतर हो रहा है, सप्लाई बिना ट्रांजिस्टर, बिना बायसिंग के और बायसिंग के बाद का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का कर्व क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, बोलते हैं फैक्टफुल एम्पलीफिकेशन। फैक्टफुल एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। फैक्टफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। फैक्टफुल एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो फैक्टफुल एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम जब भी हम कोई भी चीज़ को मैग्नीट्यूड को बड़ा करना चाहते हैं या फिर उसके जो एम्पलीफाई को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, आप धीरे से बोले हेलो हेलो हेलो, आपको सुनाई भी नहीं किया। लेकिन हम जोर से बोलेंगे हेलो 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 तो आपको सुनाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम धीरे से बोल रहे हैं हेलो, तो उसको प्रॉपर मैग्नीट्यूड में हम जो जोर से बोल रहे हैं उसके लेवल में जब हमको सुनाई दे, धीरे से बोलने के बाद भी जब ज़्यादा सुनाई दे लाउड स्पीकर में, तो उसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। छोटी आवाज़ को लो इंटेंसिटी को हाई इंटेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए सिग्नल को ही हम जो ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं एज एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफाई करते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, सिग्नल का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही जो है कि एम्पलीफाई जो उसका बड़ा होता है वो होना चाहिए, ना कि उसकी फ्रिक्वेंसी। सिग्नल में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आराम से बोल रहा है हेलो हाय क्या हाल चाल सब, तो उसको लोग जल्दी से बोले हेलो क्या हाल चाल, तो वो समझ में नहीं आएगा। उसके फ्रिक्वेंसी को हम जो है कि छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को छेड़छाड़ करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं ताकि उसको एम्पलीफाई करते हैं ताकि सिग्नल अच्छे से लोगों तक पहुँचे, कि गला फाड़ के ना चिल्लाए, थोड़ी 10 किलोमीटर तक एरिया तक सुनाई दे, स्पीकर लाउड स्पीकर लगा के, जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो फैक्टफुल एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। फैक्टफुल एम्पलीफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि हम विदाउट सिग्नल को बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है, सिग्नल को बिना डिस्टर्ब किए हम जो मैग्नीट्यूड चाहते हैं वो मैग्नीट्यूड हमको मिल जाए। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड चाहते हैं, जो वैल्यू चाहते हैं, जो इंटेंसिटी चाहते हैं सिग्नल के, उतना आवाज़, उतना तेज़ बजे, उतना तेज़ी हमको मिले, तो उसी को बोलते हैं फैक्टफुल एम्पलीफिकेशन विदाउट चेंजिंग सिग्नल, विदाउट चेंजिंग शेप। इसका जो होता है ना, ऐसे जैसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे चलता नहीं यार, ए लो ऐसे चलता है। इसके शेप को हमको चेंज नहीं करना है, बस इसकी फ्रिक्वेंसी को हमको बड़ा कर देना है, यानी ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए। लेकिन शेप को हमें नहीं चेंज करना, शेप जैसा था वैसे ही, उसका शेप चेंज ना होने का मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड में हम छेड़छाड़ करेंगे, उसको इंटेंस करेंगे, उसको मैग्नीफाइड करेंगे, उसको एम्पलीफाइड करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है, ये था इसका। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ राइजिंग ऑफ वीक सिग्नल, द प्रोसेस ऑफ राइजिंग ऑफ वीक सिग्नल टू मेक इट स्ट्रेंथ, राइजिंग ऑफ वीक सिग्नल विदाउट एनी चेंज इन अ जनरल शेप, without change general shape. The process of rising of a weak signal or the process of magnified of a weak signal without changing its shape, without changing its frequency. ओके, शेप ना चेंज करने का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी ना चेंज करना। ठीक है, ये समझ में आया आपको बात? इसका डेफिनेशन था। अब कुछ बातें करते हैं कि भैया एम्पलीफिकेशन तो हो गया, लेकिन फैक्टफुल एम्पलीफिकेशन तो अच्छी बात है भाई कि हम धीरे से बोले लेकिन लोगों को जोर से सुनाई दे, काफ़ी दूर तक आवाज़ जाए। ठीक है, अच्छा बात है, एम्पलीफायर तो बन गया, लेकिन एम्पलीफायर में बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सी चुनौतियाँ होती हैं, उसको भी हमें जानना है कि हमें 3 चीज़ का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ कि उसमें जो करंट है प्रॉपर जीरो के कलेक्टर करंट फ्लो होना चाहिए, कंडीशन है बताऊँगा अभी, जीरो प्रॉपर कलेक्टर करंट फ्लो होना चाहिए। दूसरा,
प्रॉपर जो है हमारा कॉमन एमिटर का कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होना चाहिए, सी जिसको बोलते हैं प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा बेस और एमिटर का वोल्टेज भी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये तीन चीज़ हम जान लेंगे, तीन चीज़ को हम अच्छे से रख लेंगे, मेंटेन करेंगे, तो ही हमारा फैथफुल ट्रांजिस्टर होगा, वरना नहीं होगा। फैथफुल एम्पलीफिकेशन होगा नहीं, वरना नहीं होगा। हम दोनों चीज़ को फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, ये फिगर है, फिगर देखिए, फिगर में ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर कनेक्शन है, ट्रांजिस्टर एम्पियन है, क्योंकि एरो निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है तो एम्पियन हो गया। ठीक है, पहचाने का मैंने तरीका बताया था कि बाहर की ओर निकलेगा तो एम्पियन हो जाएगा, अंदर की ओर जाएगा तो पीएनपी हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर है, क्योंकि बाहर की ओर एरो जो निकल रहा है वही जो दिखा रहा है क्या, हमारा कनेक्शन दिखा रहा है, कॉमन एमिटर कनेक्शन है। ठीक है, एरो क्या इंडिकेट करता है, एरो इंडिकेट करता है कि होल किस तरफ से मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है। एरो का मतलब इंडिकेशन मतलब होल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि एरो भैया किस ओर मतलब किस ओर फ्लो कर रहा है, एरो क्यों, क्या दिखा रहा है, एरो क्या शोन करने की कोशिश कर रहा है। तो एरो होल्स के मूवमेंट, होल्स के डायरेक्शन के मूवमेंट और डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि होल की डायरेक्शन में किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, होल्स भी अपने टर्मिनल को छोड़ के दूसरे टर्मिनल में नहीं जाता, अपने एरिया में घूमते रहता है, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, ये एक हमने जो है कि छोटा सा इतना बड़ा सा दिया, लेकिन आपको इतना ज़्यादा मिला। ठीक है, ध्यान समझिएगा, छोटा सा एम्पलीफायर होगा। ये हमारा आरसी है, दैट इज आवर आरसी। ये हमारा वीसीसी है, ठीक है, जो कलेक्टर वोल्टेज है। और इन दोनों के बीच जो होता है वो होता है वीसीई, वी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, जो इसमें खपत ये दे रहा है, इसमें जो खपत हो गया आई, इसमें आईसी मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो खपत हो गया, खपत होने की वजह से जो बच गया वही तो वीसी होगा, यानी वीसी क्या होगा, वीसीसी माइनस आईसी आरसी, नॉर्मल का फॉर्मूला है। ठीक है, ये मैं बताने समझाने के लिए बता रहा था आपको, लेकिन ऐसे कुछ इसमें देखिए जा सकते। ठीक है, ये वीसीसी क्या होता है, इससे हमेशा कम होता है। ठीक है, आईसी है, लेकिन एक वही बताने के लिए था, मैंने फिगर में आईसी नहीं ड्रॉ किया। आपने देखा होगा मैंने फिगर में आईसी नहीं ड्रॉ किया। ठीक है ना, क्यों नहीं ड्रॉ किया उसके बारे में बात करते हैं। वीसीसी भी है, इसके बारे में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, इस वाले फिगर में नहीं करेंगे, इसके बाद वाले फिगर में करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला था, इसलिए फॉर्मूला को ये बताने के लिए मैंने आपको बता दिया। ये दे रहा है, यहाँ ड्रॉप होगा तो जो मिलेगा, जो बचेगा ही, तो इन दोनों बीच के टर्मिनल के बीच का वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा, कलेक्टर मीटर बीच के, ये कलेक्टर वाला है, ये मीटर वाला, दोनों के बीच टर्मिनल के बीच में बीसी कलेक्टर मीटर वोल्टेज। ठीक है, तो हमने सिग्नल दिया भैया, यहाँ पे हमने जो ये वाला सिग्नल यहाँ पे दिया, हमने आउटपुट में ये मिला। हम एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है, कि बीच में गैप कैसा है, ये गैप बीच में कैसा है, ये मैंने गोला बनाया वो गैप कैसा है, ये गोला। ठीक है, ये बीच में गैप, इतना गैप कैसा है, तो वो क्यों है, आइए बात करते हैं। ठीक है, फैथफुल और अनफैथफुल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बायसिंग क्यों होनी चाहिए बताता हूँ। देखिए, मैंने बायसिंग बोला था, प्रॉपर कलेक्टर यहाँ पे लिख के आ रहा है। देखिए, तीन कंडीशन देख लीजिए, लिख के आ रहे हैं। ठीक है, ये तीन कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन जो है प्रॉपर जो होना चाहिए, कलेक्टर करंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, प्रॉपर जो है कि बेस एमिटर वोल्टेज होना चाहिए, बेस एमिटर वोल्टेज होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होना चाहिए, जो ये वाला वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज और इसमें करंट। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया, हमने यहाँ कोई करंट मतलब वोल्टेज नहीं दिया है। बीसी जब लगाते थे एमिटर वोल्टेज, वहाँ तो वोल्टेज है नहीं। आप ध्यान समझिएगा, जैसे सिग्नल यहाँ से यहाँ चलेगा, ये फॉरवर्ड बायस में यहाँ से करंट जाएगा, इसको जो है कि फॉरवर्ड बायस में जाएगा। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से क्या होगा, तो पोटेंशियल बैरियर टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद स्पीकर को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दिया जाए, ताकि आपको समझने में बेहतर हो और हमें समझाने में आसानी हो। ठीक है, देखने में अच्छा लगे। देखिए, यहाँ से यहाँ गया, टीवी यहाँ से यहाँ आ गया, एक हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ गया तो ये भी यहाँ से यहाँ गया, कि भाई जैसा सेफ है वैसा ही सेफ है, क्योंकि ट्रांजिस्टर है तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देगा उसको, उसके मैग्नीट्यूड को, एम्पलीफाइड को। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को या फिर इंटेंसिटी को बड़ा कर दिया। ये इतना था, ये इतना हो गया। ठीक है, ये ढक्कन से आधा था, ये ढक्कन से ऊपर हो गया, दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, लेकिन हम जब ये वाला पोर्शन, जब यहाँ से ये वाला पोर्शन सेकेंड हाफ की बात करें, सेकेंड हाफ की बात करें, सेकेंड हाफ यहाँ है ही नहीं। अब मैं इसको आगे बढ़ा लें, एक और से बढ़ा लें, सेकेंड हाफ की बात करें इस वाले की, तो यहाँ पे तो गैप यहाँ पे है ही, क्यों नहीं है, क्योंकि रिवर्स बायस है।
रिवर्स बायस में होने की वजह से इसकी पोलैरिटी क्या होगी चेंज। पोलैरिटी चेंज होने से क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर का जो इमीटर और बेस के बीच जो वो क्या उसको बोलते हैं, बताया था इमीटर और बेस हमेशा क्या फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, कलेक्टर और बेस हमेशा क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में चाहिए। लेकिन रिवर्स में होने की वजह से ये रिवर्स इसके जो नेगेटिव होने की वजह से इसकी पोलैरिटी हो गई चेंज। पोलैरिटी चेंज होने से ये ट्रांजिस्टर हो गया रिवर्स बायस, उसके इमीटर और बेस जंक्शन पे रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ पे कनेक्शन टूट गया, सिग्नल गया ही नहीं। जब सिग्नल क्रॉस ही नहीं होगा तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। ठीक, गुड। फिर यहाँ से करंट यहाँ पहुँचा, फिर अपने पोलैरिटी को चेंज किया, ये पॉजिटिव है, ये जीरो है, ये माइनस है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, ये जीरो है। फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल में गया, फिर से इसकी पोलैरिटी चेंज हुई, पॉजिटिव में पोलैरिटी चेंज हुई, तो फिर से इसको जो है कि ये फॉरवर्ड बायस में हुआ, फॉरवर्ड बायस होने के बाद फिर से इसको जो है कि मिल गया, क्या मिल गया, सिग्नल, वो भी कैसा एम्पलीफायर। यानी तो क्या इस टाइप का ट्रांजिस्टर बढ़िया होता है क्या, होता है बढ़िया, नहीं ना होगा, क्यों नहीं होगा बढ़िया, क्योंकि भैया यहाँ दे रहे हैं, बीच में गैप होता जा रहा है। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो अगर सिग्नल देखते जाएंगे तो ऐसे होता जाएगा। ऐसा आपको थोड़ी चाहिए, हमको लगातार चाहिए भैया, आपको कैसे चाहिए, पैसा चाहिए। इस बार डीसी टाइप का मिल रहा है, और डीसी मिल रहा है तो हाफ रेक्टिफायर टाइप का। हमेशा हम इतना महंगा बनाए हैं इसको, डायोड लगा कर डीसी ना बना लें, हमेशा ट्रांजिस्टर सिग्नल हमको बनाना भैया, वो सिग्नल एम्पलीफाई करना कहाँ हो रहा, नहीं हो रहा। आधा बोलेंगे राम, ठीक है, तो रा तो सुनाई देगा, माँ नहीं सुनाई देगा, रा बोलेंगे रा रा रा, बीच में माँ जो है गैप हो गया, तो बीच में माँ था, माँ खत्म। ये जो है मान लो ये रा को शो कर रहा है, ये माँ को शो कर रहा है, ठीक है, ये फिर रा को शो कर रहा है, ये माँ को शो कर रहा है। ये तो सुनाई देगा, लेकिन हाँ सुनाई देगा, ये सुनाई देगा, लेकिन ये नहीं सुनाई देगा, तो रा 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 सुनाई देगा। ठीक है, रा रा, बीच में जो गैप ले रहे हैं राम में, जो माँ बोलने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम यहाँ लगेगा। बात समझ में आ रही, रा रा रा, ठीक है, वो जरूर लगता है, आप आवाज़ मेरी नहीं आ रही, क्यों, ये पकड़ ही नहीं रहा, क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि इसका ट्रांजिस्टर खराब है, इस टाइप का होगा। तो इस टाइप का ट्रांजिस्टर जो होता है, इस टाइप का एम्पलीफिकेशन होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनफैक्टफुल। अनफैक्टफुल क्यों भैया, बीच में दे रहे, बीच में नहीं दे रहे, कुछ वर्ड सुनाई दे, कुछ वर्ड नहीं सुनाई देगा, तो अनफैक्टफुल कंडीशन होते हैं, अनफैक्टफुल एम्पलीफिकेशन इसको बोलते हैं। और इस टाइप का ट्रांजिस्टर हमको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो फैक्टफुल के लिए क्या क्या कंडीशन है, फैक्टफुल करने के लिए क्या क्या करना होगा, तो हमको प्रॉपर करंट होना चाहिए। और एक चीज़ और पता होगा, जो आईसी फ्लो होता है इसमें, आईसी में जो आईसी फ्लो होता है वो कौन सा फ्लो होता है, वो उसके वजह से नहीं फ्लो होता है, वो वीसीसी की वजह से नहीं फ्लो होता है, वो फ्लो किसकी वजह से होता है, आपको बताया गया था, किसकी वजह से फ्लो होता है, आईसी फॉर्म में आईबी रहेगा तब आईसी फ्लो होगा। ये कंपनी से देता है, ये वो वोल्टेज है ताकि ये रिवर्स बायस में रहे, बाकी कुछ नहीं करता है। इसको कलेक्टर और बेस को रिवर्स बायस में करने के लिए वोल्टेज लगाया जाता है ना भैया। तो इसको आईसी कहाँ से फ्लो होगा, आईबी से फ्लो होगा। आईबी कहाँ से फ्लो होगा, जब हम लगाएंगे VEE कलेक्टर एमीटर पोटेंशियल, जब हम पोटेंशियल एमीटर का वोल्टेज लगाएंगे यहाँ पे, तब न जाके आईबी फ्लो होगा, तब न जाके आईबी फ्लो होगा, तब न जाके आईबी फ्लो होगा, ठीक है, तब न जाके आईबी फ्लो होगा, तब आईबी फ्लो होगा, तो इसमें भी आईसी फ्लो होगा। इसलिए हमने बोला कि आईसी हम यहाँ पे नहीं बनाए हैं। क्यों नहीं बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे आईबी नहीं था, अब यहाँ आईबी आ गया तो आईसी भी यहाँ पे आ ही जाएगा। यानी यहाँ जो अभी तक ये फॉरवर्ड बायस हो रहा था वो सिग्नल की वजह से हो रहा था, सिग्नल जैसे चल रहा था वैसे हो रहा था, सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल में था, पॉजिटिव पोलैरिटी में था, तो फॉरवर्ड बायस में था, सिग्नल मिल रहा था। जब रिवर्स बायस में हो गया, पोलैरिटी अपनी चेंज कर दिया तो मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है, राम बोले मैं सुनाइए नहीं दिया, क्योंकि रिवर्स बायस में हो गया, पोलैरिटी उसकी चेंज हो गई। बात समझ में आई, मैं थक गया यार बोलते बोलते, समझ में आई बात। चलो आगे देखते हैं। इस टाइप के एम्पलीफिकेशन को क्या बोलेंगे, बोलेंगे अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है। चलिए अब फेथफुल एम्पलीफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं उसके बाद इसको रब करने के बाद। आइए दोस्तों बात करते हैं, आइए लेट्स स्टार्ट। तो एक चीज़ हमने देखा ही नहीं, गलती हो गई, आप लोग बोलो क्या सर, सॉरी, हम अभी सिग्नल नहीं दे रहे हैं, हम भी सिग्नल ले भी नहीं, आपको इसको भी नहीं देखना, आँख बंद कर लेना, इसको भी नहीं देखना, आँख बंद करना, नहीं करोगे तो मैं कैमरा बंद कर दूंगा, इसे तो दूंगा, ठीक है। चलो देखो इसको इग्नोर करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पे क्या है, VC लगा दिया भैया, सॉरी VE लगा दिया। आप लोग बोलते सर एक बार लिख लेते हैं C, हम लोग समझ जाते हैं, तो 2 बार C लिख रहे हैं, तो 2 बार लिख रहे हैं,
लिख देते हैं ना, हर जगह देखने को मिल रहा है तो यहाँ भी देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, डबल इंजन सरकार चल सकती है, डबल इंजन का ई नहीं चल सकता है, डबल इंजन का ई तो ई लगाएंगे, क्या करना चाहिए, जीरो लगाएंगे, फिर अच्छा मेरा बहुत हो गया। ठीक है, हमने जैसे इसको कनेक्ट किया, आईवी फ्लो हुआ, आईवी की वजह से आईसी फ्लो हुआ, आईसी फ्लो होने की वजह से जब दोनों करंट यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से आईसी आ रहा है, यहाँ से आईबी आ रहा है, दोनों मिलकर आई तो होगा। यानी हम पढ़े थे ना क्या आई इक्वल टू क्या होगा, आईसी प्लस आईबी, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, तो आईबी भी इसमें घुस रहा है, आईसी भी इसमें घुस रहा है, दोनों मिलकर आई के बराबर हो गया, तभी ना आई हुआ, यानी आई इक्वल टू आईसी अपन में आईबी, आईसी आई इक्वल टू आईसी प्लस आईबी, फॉर्मूला सेटिस्फाई हुआ। चलो ठीक है, अरे एक बात बताओ, जब सिग्नल नहीं दिए थे तो इसमें कुछ ना ऐसी फ्लो ना हो रहा होगा, सिग्नल तब ऐसी फ्लो हो रहा है, ध्यान समझिएगा, मैं कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखिए हमने वो वोल्टेज लगाया जिससे कि इसका जो बैरियर है वो टूट जाए, टूटा हुआ ही रहे। ठीक है, अगर सिलिकॉन है तो 0.7 और जर्मेनियम है तो 0.3, इतना वोल्टेज भैया इसको चाहिए, इससे कम में काम ना होगा। ठीक है, हमने ये वोल्टेज लगाया है, मान लीजिए 1 वोल्ट, हमने 1 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी कनेक्शन कर दिया है और इस सिलिकॉन का मान लीजिए ट्रांजिस्टर है तो 0.7 वोल्ट तो लग जाएगा इसका पोटेंशियल बैरियर पर तोड़ने में, टूट गया ना। चलिए अब जो भी सिग्नल देंगे वो भैया एम्पलीफाई हो जाएगा, एम्पलीफाई कितना बड़ा हो गया, कैसे होता है बताया था ना, दोबारा नहीं पूछना, हम दुखी हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये समझ में आया। ठीक है, हमने ये लगाया, हमने ये उतना ही वोल्टेज दिया जिससे कि इसका पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाए, टूट जाए, और आईबी जो है कि फ्लो हो, और आईबी के फ्लो होने की वजह से इसमें करंट फ्लो हो, यानी जीरो सिग्नल, जीरो इनपुट सिग्नल पे आईसी फ्लो होना चाहिए। यानी जब ये हम सिग्नल नहीं दिए, अभी इसको नहीं दिए हैं, ठीक है, जब इसको नहीं दिए हैं तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से फ्लो, ये इसकी वजह से आईबी फ्लो हो रहा है, और आईबी की वजह से ही क्या होता है, आईसी फ्लो होता है। हमने करंट एम्पलीफिकेशन ऑफ कॉमन इमीटर में ये पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था सब बताया हूँ, दोबारा नहीं पूछना, फिर से दुखी हो जाऊँगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखो ये समझ में आया। ठीक है, एक बात बताओ, अब मैंने सिग्नल डाल दिया, हमने सिग्नल को भी डाल दिया, ठीक है, सिग्नल आ गया, देखो दिख रहा सिग्नल, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जीरो टर्मिनल चेंज हो रहा अपना टर्मिनल, यानी अपनी पोलैरिटी को क्या करें, टर्म जो मैं टर्मिनल बोल रहा हूँ उसको पोलैरिटी समझिएगा, इधर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और पोलैरिटी को चेंज कर रहा हूँ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पे इतना वोल्टेज था, यहाँ पे इतना वोल्टेज है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो फिर से हटाओ जब भाग। ठीक है, समझ में, देखो यहाँ पे जब हमने सिग्नल दिया, जब सिग्नल हमने दिया तो यहाँ पे कितना करंट होगा, कितना कलेक्टर करंट होगा, तो टोटल कलेक्टर करंट जो यहाँ फ्लो होगा वो क्या होगा, टोटल ऐसी टोटल कलेक्टर करंट पढ़ लोगे ना, लेकिन वो नहीं लिखना है, वो ऐसी का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है डीसी करंट जो बैटरिया से आ रहा है, जो बैटरी आ रहा है ना, बैटरिया से करंट आ रहा है, करंटवा से आईसी जो आ रहा है, ये डीसी वाला करंटवा है आईसी का, इसको लिखते हैं बड़का आई छोटका सी, उसको डीसी वाला होता है। अब छोटका ई बड़का सी, ये क्या हो गया, ये एसी वाला हो गया, ये एसी वाला कौन सा भाई, जो आज फैक्ट वाला बताए थे ना, नहीं बताए हैं, बिहारी बोल रहे हैं क्या, नहीं बिहारी, हम बिहार के नहीं, जो हम बताए थे और फैसला बताया, जो सिग्नल दिया, सिग्नल की वजह से जो है कि अगर पोलैरिटी पॉजिटिव में थी तो फॉरवर्ड बायस में होता था, पोलैरिटी रिवर्स में होती थी या पोलैरिटी चेंज होती थी रिवर्स बायस में होता था, तो पोलैरिटी की वजह से जो इसमें आईसी फ्लो होता था उसको बोलते हैं क्या, एसी, जो सिग्नल की वजह से एसी फ्लो होता है। ठीक है, चलो ठीक है, एक बात बताइए, जब इसमें पॉजिटिव दिए थे तो बड़ा हो गया था ना, तो छोटा दिया तो बीच में गैप हो गया था, तो पॉजिटिव फेज में दिए थे तो जब भाई हल्का सा पोलैरिटी, भले उसका पोलैरिटी सेम रहा हो, शेप सेम रहा हो, लेकिन बड़ा हो गया था, एम्पलीफाइड हो गया था, यानी उसमें थोड़ा आईसी फ्लो हुआ होगा ना, तो वो आईसी सिग्नल के इन्फ्लुएंस में, सिग्नल के प्रेजेंस में, सिग्नल की वजह से फ्लो हुआ, इसलिए वो आईसी हो गया। ठीक है, एक और नया दिखाते हैं ऐसे, छोटका आई या छोटका सी, बड़का सी था छोटका सी, ये क्या होता है, टोटल कलेक्टर करंट बोलते हैं, टोटल कलेक्टर करंट। ठीक है, TOTL टोटल कलेक्टर, COLLECTOR कलेक्टर करंट, CORRENT करंट, बहुत लोग स्पेलिंग ही नहीं बताता, इंग्लिश तैयार हो जाएगा। ठीक है, धारा बोलते हैं, कलेक्टर को संग्रह बोलते हैं, और टोटल को तो कुलिये बोलते हैं, कुल संग्रह वाला करंट धारा। चलिए ठीक है, यहाँ टोटल जो करंट होगा, टोटल हमारा छोटका वाला छोटका वाला सी होगा, ये टोटल करंट जो होगा बहुत बांस हो गया। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं, इसको आप याद कीजिए। ठीक है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ सिग्नल, सिग्नल जब सप्लाई करते हैं, सिग्नल सप्लाई करने के बाद क्या होता है कि
कि छोटका आई या छोटका सी कितने बराबर होता है, तो बड़का आई या बड़का सी प्लस छोटका आई बड़का सी के बराबर होता है, यानी DC प्लस AC। जो सिग्नल आ रहा है, सिग्नल की वजह से कलेक्टर करंट में इन्फ्लुएंस आ रहा है, फ्लो हो रहा है, और जब सिग्नल नहीं दिए थे, सिर्फ और सिर्फ हमारा नो सिग्नल कलेक्टर करंट था, तो उसको वोल्टेज इसी दोनों को मिला कर टोटल करंट हमारा हो गया, जो इस टर्मिनल में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन के दौरान। ठीक है, कोई समझ में आया? अब भैया यहाँ राम बोलेंगे तो सुनाई देगा ना, राम बोलेंगे, राम सुनाई देगा, राम सुनाई तो जोर से ना। ठीक है, ये फाइल हो गया। ठीक है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला बीच में से दोनों को चीरते निकल रहा दिख रहा लाइन, इस लाइन को यहाँ से यहाँ किस लाइन को बोलते हैं जानते हैं? वो आईसी करंट जो इसके वजह से फ्लो हो रहा है, एमीटर वोल्टेज वजह से फ्लो हो रहा है, एमीटर वोल्टेज वजह से आईवी फ्लो हो रहा है, आईवी वजह से इन्फ्लुएंस में आईसी फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आईसी वो करंट है। ठीक है, ये घटता। ठीक है, ध्यान से मैं 2-3 फिगर बुक को वहीं दिया है, कहीं दिया है, सब समझना है ध्यान से। यहाँ से दिख रहा है, ये दिख रहा आपको, दिख रहा है ना बड़का, ये छोटका या छोटका सी है, टोटल करंट जो इतना फ्लो हुआ है। ठीक है, और ये भी दिख रहा होगा, ये ना छोटका या बड़का सी, यानी ये जो करंट है वो सिग्नल का करंट है। ठीक है, सिग्नल की वजह से जो कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है उतना हो रहा है, और सिग्नल का करंट और आईसी का करंट है, यानी डीसी जो करंट है, जो जीरो सिग्नल करंट है, कलेक्टर करंट है, उन दोनों के मिलने से टोटल करंट इतना बढ़ जा रहा है। ठीक है, लेकिन मिनिमम करंट कितना हो रहा है अभी देखिए। मिनिमम करंट हमारा जब आ रहा है तो ये हमारा इतना हो जा रहा है, ये चीज़ आईसी, और छोटका सी जो टोटल करंट हमारा मिनिमम कितना इतना आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमको ट्रांजिस्टर को इसके कलेक्टर और बेस और एमीटर का जो पोटेंशियल बैरियर है उसको तोड़े रखना है। ठीक है, चाहे वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करे चाहे ना करे, यानी पॉजिटिव पोलैरिटी में तो दोनों मिलकर इतना बड़ा हो जा रहा है, लेकिन जब पोलैरिटी इसकी चेंज हो रही है तो इतना बड़ा हो जा रहा है, इतना छोटा रह जा रहा है, इसमें से ये घट जा रहा है तो इतना बच जा रहा है। ठीक है, यानी अगर ये वाला यहाँ पे ये जो आईसी 0 के बराबर हो जाएगा तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, ये वो करंट है, ये वो वोल्टेज है जिसके करंट फ्लो हो रहा है, ये वोल्टेज को बोलते हैं 0.7 वोल्ट VBE, इसके वजह से ये आईसी फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आईसी फ्लो हो रहा है किसके वजह से फ्लो हो रहा है, क्योंकि 0.7 dB के वजह से हो रहा है, यानी पोटेंशियल बैरियर टूट चुका है। टूटने के बाद इन दोनों में आपस में लड़ाई करने के बाद जो बच गया, जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो बच गया, वो आईसी छोटा सा अमाउंट फ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी फ्लो हो रहा है। क्यों फ्लो हो रहा है कि पोटेंशियल बैरियर हमारा टूटा हुआ है, फॉरवर्ड बायस में है लेकिन कम है। ठीक है, पोलैरिटी जब पॉजिटिव था तब बड़ा, फॉरवर्ड बायस बहुत ज़्यादा था, जब रिवर्स बायस में आया पोलैरिटी, जब इसकी पोलैरिटी चेंज हुई तो रिवर्स बायस, अभी फॉरवर्ड बायस में है लेकिन उसकी पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी चेंज है नेगेटिव में, लेकिन हमारा जो ट्रांजिस्टर है अभी फॉरवर्ड बायस में लेकिन क्या है, कम में, बंद नहीं हुआ, वो कम हो गया, इतना से इतना हो गया। ठीक है, फिर भी इसमें इसका सिग्नल फ्लो हो जाएगा, ये बंद नहीं हो, बंद होगा तभी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये कैसे रुक गया, ये लगा दिए तो रुक गया, यानी इसके चेंज होने से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमको उतना वोल्टेज हम कंपलसरी लगाना है जितने में कि इसके रिवर्स होने के बाद, इसकी पोलैरिटी चेंज होने के बाद भी ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो, बंद ना हो, उसमें पोटेंशियल बैरियर उसका टूटा हुआ हो, पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो, जिस वजह से इसमें का सिग्नल फ्लो हो पाए। ठीक है, उसको जानते हैं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इसको बोलते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, वोल्टेज बेस और एमीटर। इसको प्रॉपर रखना है। इसको प्रॉपर कैसे रखेंगे, इसको प्रॉपर इसको रख के फिक्स रखेंगे तो ये फिक्स होने की वजह से आईवी फ्री होगा, आईवी फ्री होकर फ्लो होगा, फ्लो आईसी फ्लो, इसकी वजह से आईसी फ्लो होगा। यानी हम इसको अगर प्रॉपर तरह से मेंटेन कर ले, हम समझ जाए भैया इसको नहीं रखना है, हमारे जर्मेनियम है तो इतना रखना है, सिलिकॉन है तो इतना रखना है, ट्रांजिस्टर जिस टाइप का बनाओ, जिस मेटेरियल से बनाओ, ठीक है, ताकि इसकी पोलैरिटी चेंज होने के बाद भी इस जो इसका फॉरवर्ड बायस है वो फॉरवर्ड में ही रहे, भले उसका जो है क्या चीज़ करंट इंटेंसिटी कम हो जाए। ठीक है, यानी कम फॉरवर्ड बायस में रहे लेकिन फॉरवर्ड बायस में रहे। यहाँ पे ज़्यादा फॉरवर्ड बायस में था, यहाँ पे कम फॉरवर्ड बायस में है, यहाँ ज़्यादा था कम है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में है। क्यों है, क्योंकि इसके प्रेजेंस है। ठीक है, इसी बोलते हैं प्रॉपर VBE। समझ में आ गया, नहीं आया तो कहते हैं ये जो समझ में आ गया। पहला वाला कैसे समझ में आया, पहला वाला इसलिए समझ में आया कि हाई होगा तो हाई होगा,
हाँ ये होगा, ये तो ऐसी फ्लो होगी। यानी यहाँ पर देखो कुछ समझा इसको रब करते हैं और समझते हैं। हो गया हाथ पहुँच हो गया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया हूँ। ठीक है, टोटल आई सी यहाँ पे पढ़ ली, टोटल करंट ये सब देखो, लेकिन टोटल करंट फिर भी कितना फ्लो हो रहा है, इतना फ्लो हो रहा है। मैक्सिमम को टोटल बोलते हैं, जो मैक्सिमम होगा उसी लेंगे। मैक्सिमम टोटल करंट ये फ्लो हो रहा है कितना, ये और ये जोड़ देंगे, ये और ये जोड़ देने पे इतना हो जा रहा है। ठीक है, तो दिख रहा है डीसी प्लस एसी। जो हमारा प्रॉपर जो जीरो सिग्नल करंट होगा, ठीक है, प्रॉपर जो जीरो कलेक्टर आईसी जो फ्लो होगा जीरो कलेक्टर सिग्नल पे, ठीक है, यानी जब कोई भी इसमें सिग्नल फ्लो नहीं हो रहा होगा तो हमारा ये आईसी फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब कोई इसमें सिग्नल नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब उसमें सिग्नल दे रहे तो हमारा ये आईसी टोटल मेरा फ्लो हो रहा है, टोटल कलेक्टर करंट फ्लो इतना फ्लो हो रहा है, लेकिन सिग्नल रहे क्या ना रहे हमारा ये फ्लो हो रहा है जीरो सिग्नल। ठीक है, तो ये इसका पता होना जरूरी है। अगर ये कम फ्लो होगा, इसकी वैल्यू कम फ्लो होगी, कम फ्लो होने का मतलब क्या है, ये आईसी की वैल्यू जो यहाँ है वो यहाँ ना होकर थोड़ा सा नीचे हो जाए, तो ये जो ग्राफ है हाई जो इतना दूर हाई लक्ष्य इतना नीचे चल जाएगा, यानी यहाँ से ऐसे नीचे चल जाएगा, बीच में आ जाएगा। नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया होगा, हमको मालूम है लो अंधेरा हो गया। ये समझ में आया नहीं आया, देखिए फिर जो समझा रहे समझिए उसको ध्यान से। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे धीरे से। मैं काफ़ी देर पढ़ा रहा हूँ, स्पीड में कम है, आगे फिर नहीं समझ में आए तो फिर प्रॉब्लम मेरे में भी हो सकती है, आप में भी हो सकती है। आपने ज़्यादा नहीं संभाला, मैंने कम नहीं संभाला। हमने बोला कि जीरो या नो सिग्नल कलेक्टर करंट फ्लो होता है, नो सिग्नल कलेक्टर करंट। अगर इसकी वैल्यू कम होती, मतलब मान लो एग्जाम्पल यहाँ तो ऐसी फ्लो हो रहा है 1 मिली एम्पीयर, या ऐसी 1 मिली एम्पीयर ना हो के कितना फ्लो होता 0.5 मिली एम्पीयर। प्रैक्टिकली समझा ना, तो हमारा जो फिगर होता ऐसे होता। ठीक है, लेकिन हमारा डीसी फ्लो होता है, डीसी वाला करंट वो कितना फ्लो हो रहा है आई डी सी। ये हमारा टोटल तो हुआ बड़का और टोटल कलेक्टर करंट, लेकिन ये जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट यहाँ से यहाँ के बीच है आई डी सी कितना फ्लो हो रहा है 0.5 मिली एम्पीयर। ठीक है, तो भैया ये तो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा है, तो ऊपर में तो ठीक है, नीचे में जाने के बाद इतना कट जा रहा है, इतना कट जा रहा है। इतना कट जाने का मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में इतने से इतने दूर में सिग्नल जब हमारा स्लो हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि हमारा ट्रांजिस्टर क्या है, काम नहीं कर रहा, बंद हो गया है, ऑफ हो गया, ऑफ मोड पे, ऑफ मोड पे। क्यों ऑफ मोड पे है? क्योंकि हमको जो कलेक्टर करंट चाहिए था, यानी जब पोलैरिटी उसकी चेंज हो रही थी, जब ये नेगेटिव पोलैरिटी में था, तो हमको पता है कि जो उसकी कलेक्टर करंट और ये दोनों में डिफरेंस होता है, आप दूसरे को सब्ट्रैक्ट करता है क्योंकि रिवर्स बायस में होता है। लेकिन हम इसको इसके पोटेंशियल बैरियर इतना वोल्टेज दे रखे हैं, इतना देख सफिशिएंट दे सकते हैं कि रिवर्स में होने के बाद भी इसमें करंट फ्लो हो पाए, क्योंकि इसका पोटेंशियल बैरियर टूट जाए ताकि करंट सिग्नल आसानी से फ्लो हो पाए। लेकिन इस वाले में क्या है कि हमने इतना सफिशिएंट कलेक्टर करंट नहीं दिया है, जिसकी वजह से कि जैसे ही रिवर्स में आया तो इसको जीरो से भी नीचे चला गया, और ये जो कलेक्टर करंट है जीरो से भी नीचे चला गया। उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा पोलैरिटी एकदम रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में होने की वजह से हमारा क्या ट्रांजिस्टर क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हमें नहीं लाना है। ये सिचुएशन कब नहीं आएगा, तो कब नहीं आएगा ये सिचुएशन, जब हमको प्रॉपर आई पता होगा। ठीक है, प्रॉपर हमको ये पता होगा, प्रॉपर हमको ये पता होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो आपने जान लिया, प्रॉपर बी होना चाहिए, ये भी कंडीशन जान लिया, प्रॉपर आईसी होना चाहिए। एक और कंडीशन बताते हैं, वो कंडीशन में देख ही लो, BCE हो, प्रॉपर BCE होना चाहिए। प्रॉपर BCE क्या समझते हैं, मतलब नहीं समझते हैं, हमको भी नहीं आता, देख लो जाइए। प्रॉपर BCE का मतलब क्या, प्रॉपर BCE का मतलब वो कि एक मिनिमम वोल्टेज, एक इतना वोल्टेज हमें देना है, और ठीक है, एक ऐसा वोल्टेज जिससे रिवर्स बायस में हो। एक मिनिमम वोल्टेज हमको मेंटेन करना है, जिससे कि कलेक्टर का वोल्टेज इतना मेंटेन करना है, BCC इतना ही देना है, जिससे कि ये किसी भी सूरत में कलेक्टर करंट, कलेक्टर एंड बेस के बीच में जो उसका पोटेंशियल बैरियर है वो कभी भी रिवर्स फॉरवर्ड बायस में ना आए। ठीक है, हमेशा रिवर्स बायस में रहे। कहने का मतलब क्या है, जब भैया ये बढ़ रहा है पॉजिटिव फेज में, तो जो कलेक्टर करंटवा है, कलेक्टर और बेस के बीच जो उसमें पोटेंशियल बैरियर है, वो हैवीली रिवर्स बायस नहीं होगा, तो इसको भी क्रॉस कर जाएगा, ये उसको भी क्रॉस कर जाएगा। इसलिए इसको प्रॉपर अमाउंट में हमको इतना पोटेंशियल देना है, उतना बैटरी से देना है, ताकि रिवर्स बायस में रहे, किसी भी कंडीशन में रिवर्स बायस में रहे। और उसका ग्राफ हम ना बनाएंगे, उसका ग्राफ आपको मालूम है, देख लीजिए कैसे होता है ना, ए से यहाँ से यहाँ तक BC बढ़ाएं, उल्टा बन गया, क्या है, उल्टा बन गया।
है ये क्या बन गया, ये दूसरा कुछ बन गया, ये वो बन गया। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये VCE है, ठीक है, ये VCE है। यहाँ से यहाँ तक जो है कि वोल्टेज बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है कि पोटेंशियल बैरियर टूटने में जो वोल्टेज खर्च हुआ, एक बार पोटेंशियल बैरियर टूट गया तो लब से जो है कि ICR बढ़ गया, ICR लब से बढ़ गया। ये कंडीशन क्या होती है, कंडीशन दूसरा नंबर ग्राफ का है, ठीक है। तीसरा नंबर ग्राफ वाला कंडीशन क्या आगे बनाते हैं, देखो VCC और IC के बीच में है, ठीक है। कांस्टेंट हो जाता है, देखो इक्वल बना दिए, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा, यानी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, यहाँ पे करंट नहीं हो जाता, यहाँ वोल्टेज नहीं हो जाता, नहीं मतलब समझो। ये IC है, मतलब आप बात कर रहे हैं, बुझा रहा ना, ये IC है। या VCC जो बढ़ा रहे, VCC या VCE जो भी कर लो, जो बढ़ाते हैं तो बढ़ा रहे, एक टाइम पे क्या होता है, करंट फ्लो होगा, IC फ्लो होता है, उसके बाद भी घंटा कितना हो बढ़ा लो, इसको कितना बढ़ा लो, ये उतना आगे नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज में बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर होना चाहिए जिससे कलेक्टर करंट फ्लो हो, उससे कम रहेगा कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा। और ये कितना होना चाहिए, सिलिकॉन के लिए 0.7 होना चाहिए, जर्मेनियम के लिए होना चाहिए 0.5, ठीक है। और इसमें कितना होना चाहिए, जर्मेनियम के लिए होना चाहिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए फिर से होना चाहिए 0.7, ठीक है। ये किसके लिए, बी के लिए है, और ये जो वैल्यू दी रखी है किसके लिए, VCE के लिए दे रखी है। यहाँ 0.3 या 0.3 या 0.5 है, इसका मतलब क्या है कि ये फॉरवर्ड बायस मेंटेन करने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए, ये रिवर्स बायस में रखने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए, इसको रिवर्स बायस रखने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए, सॉरी इसको ये 1 चाहिए होता है, भुला जा रहे हैं, इसको 1 वोल्ट चाहिए होता है, 0.1 वोल्ट चाहिए होता है, ठीक है। सिलिकॉन के लिए ये है, जर्मेनियम के लिए है, रिवर्स बायस में रखने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए, और इसको फॉरवर्ड रखने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए। कथा समाप्त हो गया, ठीक है। और क्या बताएं, कलेक्टर में उतना मिनिमम करंट होना चाहिए, उतना मिनिमम नो सिग्नल करंट होना चाहिए जितना कि एक डाउन होने के बाद इसको टच कर ले। नहीं समझे, हमको मालूम था, नहीं समझे। ये AC फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हमारा ये क्या है, ठीक है। क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कलेक्टर करंट जो ये फ्लो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा होगा, इसकी वैल्यू इतनी हो कि दोनों मतलब ये दोनों के कट जाने के मतलब IC और ये छोटका IC और बड़का IC सिग्नल का कलेक्टर करंट, सिग्नल की वजह से कलेक्टर करंट और ये वोल्टेज की वजह से कलेक्टर करंट जो अगर दोनों का डिफरेंस भी आए तो 0 है, ठीक है। उससे नीचे तो भी वो क्या होगा, ट्रांजिस्टर काम करेगा, थोड़ा मोड़ा एम्पलीफाई करेगा तनी मनी, लेकिन इसके नीचे आएगा ट्रांजिस्टर हमारा काम क्यों नहीं करेगा, तो ट्रांजिस्टर ऑफ मोड पे हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर टूटेगा नहीं, तो रिवर्स बैरियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन को भी समझ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ अ सिग्नल, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू मैक्सिमम कलेक्टर करंट ड्यू टू सिग्नल। ना बुझाया, नहीं बताइए। जो ये DC है ना, जो वोल्टेज की वजह से करंट IC फ्लो हो रहा है, जब सिग्नल नहीं है वो उतना तो होबे करना चाहिए जितना सिग्नल की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। नहीं बुझाया, यानी अगर समझाया, ठीक है। ये AC दे रहे हैं, यहाँ पे देखो ये मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं, तो ऐसा नहीं है, तो हमको करंट भी कम से कम इतना देना है कि ये इसको टच कर जाए, यानी इससे नीचे हमको यानी सब्ट्रैक्ट हो, यानी ये और ये सब्ट्रैक्ट हो तो भी जो है कि ये जो करंट है ये इसके नीचे, इस लाइन के नीचे ना आ पाए, इस लाइन के नीचे ना आ पाए, मतलब कि IC जो कलेक्टर करंट है वो इतना भी कम ना हो जाए कि जितना सिग्नल करंट, जितना सिग्नल वजह से उसमें कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है उससे भी कम हो जाएगा, तो रिवर्स बायस हो जाएगा, काम खत्म, सपास्टट, और रिवर्स होने के बाद एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। इतना बोल दिए, ठीक है। ये था कुछ पॉइंट्स, ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके मेथड है, फिर कुछ स्टेबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और मेथड ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। उसके 4 सर्किट हैं, उसको भी आज ही कंप्लीट करेंगे, भले 4 घंटे की वीडियो हो जाए, ठीक है। क्योंकि धीरे समझ लेते हैं लोग, उसके बाद ही हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे उसकी तरफ समझते हैं, ट्रांजिस्टर बायसिंग समझते हैं, फिर आगे धीरे पढ़ेंगे। दोस्तों हमने रब कर दिया, सब सफा सब दिख रहा है, क्लियर है।
ट्रांजिस्टर बायसिंग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रांजिस्टर बायसिंग है। ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होता है, कैसे होता है, सब समझेंगे इसके लिए। ट्रांजिस्टर बायसिंग डेफिनेशन क्या होता है, उनका सप्लाई जो देते हैं। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग का इंग्लिश वाले में थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश टाइप का लैंग्वेज होता है उस टाइम में, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वालों के हिसाब से। द प्रॉपर फ्लो ऑफ व्हेन अ सिग्नल इज फ्लो, ठीक है, व्हेन अ सिग्नल इज फ्लो वी हैव टू मेंटेन व्हाट पैरामीटर or a potential difference between collector and emitter, we have to maintain it, ठीक है, आम भाषा में बोलें, ठीक है, यूपीएससी बोर्ड जो नॉर्मल बच्चे उनके बारे में हिसाब से बोलें तो, ठीक है, द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल, द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो कलेक्टर सिग्नल विद मेंटेन ऑफ कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, ये बुझाया बता दूँ। when a signal is flow or when a signal is not flow, means if a signal is present or not, we should have to maintain what proper potential between the collector and emitter, ठीक है। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है, तो ट्रांजिस्टर बायसिंग होती है भैया, ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है, किसी भी कंडीशन में बी सी ई को हमको मेंटेन रखना है, एक प्रॉपर वैल्यू पे रखना है जब भी सिग्नल उसमें से फ्लो हो, ताकि हमारा ट्रांजिस्टर अच्छे से काम करे। अब ठीक है, एक और टॉपिक आ गया इनहेरिटेंट क्या था यार, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंट वेरिएशन ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर। इनहेरिटेंट समझते हैं ना, हाँ, इनहेरिटेंट ट्रांजिस्टर वेरिएशन क्यों होता है, इनहेरिटेंट वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर। इनहेरिटेंट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, मान लो भैया कि BC147 टाइप का एक हो ट्रांजिस्टर है, BC147 टाइप का ट्रांजिस्टर है। उस ट्रांजिस्टर की प्रॉब्लम क्या है, उस ट्रांजिस्टर की प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बीटा होता है, अगर उसको रिप्लेस करेंगे, मान लो खराब हो गया, जो खराब हुआ हो तो उसकी बीटा की वैल्यू 100 थी। अब इसी जगह हम नया ले आए हैं BC4147, इसका बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 500 हो गया, मान लो 500 हो गया, ठीक है, यानी करंट गेन इसमें 100 था, इसमें 500 हो गया, ठीक है। ये होता है, ये हो सकता है, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर है इतना एडवांस नहीं है कि इसको कंट्रोल करते हैं, हमारे पास में नहीं, ये नेचुरली होता है, ठीक है। आइटम को हम अपने हिसाब से अरेंज नहीं कर सकते, बहुत हद तक कर लेते हैं, मैक्सिमम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए इनहेरिटेंट हो गया, इसका जो मटेरियल की वजह से ये डिफरेंसेज आते हैं, सेम क्वालिटी का सेम मटेरियल सेम ही चीज ट्रांजिस्टर क्यों ना हो, उसमें बीटा चेंज हो सकते हैं, ठीक है, उसमें ये भी चेंज हो सकता है, BCE की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, उसमें BE की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, लेकिन कोशिश रखेंगे इसकी वैल्यू में ही, इसको तो वोल्टेज करंट क्या बोलते बैटरी लगा कर मेंटेन कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि बीटा की वैल्यू और BB की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि वेरिएशन होता है, टेम्परेचर बढ़ने से वेरिएशन होता है, जल जाने की वजह से रिप्लेस करने के बाद जो आता है दूसरा लगाते हैं तो उसमें भी चेंजेज आते हैं, वेरिएशन आता है, ठीक है। तो चीज़ें नॉर्मली हैं, तो इसी को बोलते हैं इनहेरेंट वेरिएशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यह है नॉट इनके मटेरियल में जो होता है, इनके जो पूर्वज में जो था, इनके जो मतलब जो मटेरियल उसी में चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर हम डोप करते हैं, डोप इतना कंट्रोल से हम नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, अभी अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए सब सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसको दूर कैसे करेंगे, इसको दूर कैसे किया जाए, तो इसको दूर करने के लिए एक तरीका है, उस तरीका को बोलते हैं हम लोग अच्छे भाषा में, पढ़े लिखे भाषा में, स्टेबलाइजेशन, ठीक है। स्टेबलाइज कर देना, घटे बढ़ना, इसकी वेरिएशन को बहुत हद तक स्टेबलाइज कर देते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे स्टेबलाइजिंग फैक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे ये ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट क्यों ज़रूरत होता है, वो भी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। स्टेबलाइजेशन दिख रहा है, चलो अब नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो देखते हैं स्टेप। ट्रांजिस्टर के स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में उन्होंने देखा, उसके बायसिंग के बारे में देखा, उसके ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में देखा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इनहेरेंट वेरिएशन के पैरामीटर्स के बारे में देखा। इनहेरेंट पैरामीटर्स की बात करते हैं कि हम ट्रांजिस्टर स्टेबलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है भैया। पहली बात क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ने की वजह से कलेक्टर करंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको भी मालूम है। जो उसके मैग्नेटिक एरिया वो ज़्यादा फ्लो होने लगते हैं, आपको भी मालूम है, हमें मालूम, ठीक है। तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है। दूसरा क्या है, इनहेरेंट पैरामीटर
इनहेरेंट पैरामीटर वेरिएशन की वजह से होता है रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर जो करते हैं पुराने वाले को हटा के नया वाला लगाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। कौन कौन चेंजेस होता है? बीटा होता है, बी बी ई होता है, ठीक है, तो दो पैरामीटर होते हैं। अब क्या होता है भैया? थर्मल रनवे होता है। ये थर्मल रनवे क्या होता है? बहुत स्टैंडर्ड सा वर्ड लिखना है, कुछ नहीं, ये थोड़ा थर्मल रनवे का मतलब क्या है कि टेम्परेचर पे ही डिपेंड होता है। टेम्परेचर वेरिएशन को थर्मल रनवे कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। चीज़ों भौकाल बनाने के लिए 3-4 पॉइंट बना दिया, लेकिन है क्या चीज़ हुआ, देखो भाई। IC = क्या होता है बाबू? देखो लो बाबू लोग, मैं किसी स्पेशल को नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं समझना तुम लोग। बीटा प्लस 1 ICPO ICEO = बीटा प्लस 1 ICBO। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई बोला दिक्कत है तो तुरंत का वीडियो देख के आओ जाओ, ठीक है। बात बताओ, ये हमारा माइनॉरिटी का रीजन वजह से होता है, ठीक है। इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता घटता है तो ये भी ज़्यादा बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। और अगर ये घटेगा बढ़ेगा तो उससे बीटा प्लस 1 टाइम्स से ये घटेगा बढ़ेगा महाराज। यानी किसी भी ट्रांजिस्टर वाले इसी के लेते हैं BC157, इसका बीटा का वैल्यू जो है कितना है? मान लो 100 है, मान लो 100 है, समझो। और मान लो IB टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हल्का सा जो है करंट फ्लो होने लगा, तो ये 110 गुना यानी 101 गुना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होगा ना, IC फ्लो होगा। बुझा रहा है ना? बुझा रहा है का? अरे मान लो इसमें जो है कि 0.1 या 0.2 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका 101 गुना ज़्यादा यानी 101 टाइम्स ज़्यादा करंट IC फ्लो हो जाएगा। ये तो फ्लो हो जाता है, ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये ज़्यादा फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है? इसी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो थर्मल रनवे हो जाएगा। थर्मल रनवे मतलब खुद के बर्बाद, गर्मी से जल के बर्बाद, जल भुन जाने को बोलते हैं थर्मल रनवे, ठीक है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर विथ बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ट्रांजिस्टर खुद बर्बाद हो जाता है, उसलिए बोलते हैं थर्मल रनवे, ठीक है। जल भुन जाना हिंदी बोले तो, ठीक है, थर्मल रनवे हो जाएगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो थर्मल रनवे हो जाएगा, थर्मल रनवे हो जाएगा। जल भुन जाएगा, ससुर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर एक होता है क्या? इंडिविजुअल मतलब क्या समझ रहे हैं? इनहेरेंट पैरामीटर, वो भी क्या? इनहेरेंट टाइप का, इनहेरेंट यानी बदलने की वजह से क्या होता है? ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देते हैं नए वाले पुराने वाले से, उसके बीटा में और भी कॉमन बेस और इमीटर के वोल्टेज में चेंजेस आते हैं। कॉमन बेस और इमीटर वोल्टेज में चेंजेस आने की वजह से कॉमन कलेक्टर और इमीटर का चेंज आता है तो उसमें बैटरी लगाकर उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके बेस में अगर चेंजेस आ गया तो कितना कम बैटरी लगाइएगा, ये ज़रा दिक्कत देता है। और ये बीटा भी चेंज हो जाता है, बताए थे 100 हो जाता है, किसी का 6 है, दूसरा किसी का 100 है, दूसरा रिप्लेस करके 600 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, जो भी होना होगा। हम नाचेंगे नहीं, हमको नाचना नहीं आता, समझ में आया? तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, 101 टाइम्स ज़्यादा करंट फ्लो, लीकेज करंट जितना फ्लो हो रहा है उसके कंपेयर में 101 टाइम्स ज़्यादा IC करंट फ्लो होगा ना, ऐसी करंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। ये टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होता है? करंट बढ़ता है। यानी क्या करने का मतलब क्या है कि IC जो होता है इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर, ठीक है। वो डिपेंडेंट होता है किस पे? वो डिपेंडेंट होता है इनहेरेंट पैरामीटर वेरिएशन पे, ठीक है। वो डिपेंड किस पे होता है? थर्मल रनवे पे। थर्मल रनवे मतलब जल भुन जाना यार, जल भुन जाना, टेम्परेचर बढ़ने जल भुन जाता है। टेम्परेचर इसी का बाप ये इस करने से जल गया यार, तो टेम्परेचर हो गया, पूरा जल गया, थर्मल रनवे हो गया, ठीक। तो ठीक है। और इनहेरेंट पैरामीटर मैंने बता दिया, यहाँ पे इनहेरेंट पैरामीटर सब मैंने बता दिया, ठीक है। तो इन सब की वजह से, इन सब के कारण हमें ट्रांजिस्टर स्टेबलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि भी हल्का सा टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि इसमें इतने सारे डिफरेंसेस वेरिएशन आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको एम्पलीफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। बस हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ट्रांजिस्टर जल जाता है, पता नहीं चल रहा, देखते हैं अभी जल ही ना, महक ही नहीं रहा है, किसी जल गया, हीटो नहीं हुआ। तो वो क्यों होता? थर्मल रनवे को होता है हल्का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। वैक्यूम ट्यूब से या वैक्यूम डायोड से जब इसका कंपेयर करते तो मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, इसका ही दिक्कत देता है, ठीक है। चलो इतना सब हो गया खर्चा पानी। दूसरा चीज़ कि क्या की, कुछ नहीं, जाओ याद बताना था, मैं भूल गया यार, चलो कर बताएंगे। क्या तो बताने वाला था वो, दिमाग को भी आया था, छोड़ो यार। ये था
अब इसके नेट्स ज़रूरत इसीलिए कि इसको स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैंने बता दिया। यहाँ अब याद है जर्मेनियम की बात करें, 10 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये कितना फ्लो होने लगता है, तो 0.2 मिली एम्पियर तक आईसी ज़्यादा बढ़ जाता है, आईसी ज़्यादा बढ़ जाता है। और 0.2 मिली एम्पियर बहुत ज़्यादा वैल्यू का रखता है। हमारा जो आईडी होता है वो 5% फ्लो होता है, यानी 0.05 जो होता है कि मिली एम्पियर फ्लो होता है। आई 2 मिली एम्पियर यही 0.2 मिली एम्पियर यही फ्लो हो रहा है, यानी आईबीओ से ज़्यादा आईसी फ्लो होने लगा। तो ट्रांजिस्टर में मिली एम्पियर 0.001 मिली एम्पियर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। इस वैल्यू को छोटा नहीं समझिएगा, यानी 20% एक्स्ट्रा ये आईसी को फ्लो करवा दे रहा है। अगर हल्का सा 10 डिग्री सेल्सियस भी अगर जर्मेनियम का है, 10 डिग्री सेल्सियस ट्रांजिस्टर को हीट ज़्यादा देते हैं तो ठीक है। गर्मी दिन में इसका मतलब क्या होगा, गर्मी दिन में ठंडे दिन में अच्छा काम कर रहा है। जैसे भैया धूप लगा तो ट्रांजिस्टर उड़ा डूम डूम डूम। इसलिए बोलते हैं कि मोबाइल फ़ोन को धूप में नहीं इस्तेमाल करें, ठीक है। उसमें कूलिंग, लिक्विड कूलिंग, ढींका फिंका सब यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से हमारी बैटरी जल्दी खर्च होती है मोबाइल की। गर्मी दिनों में बैटरी जल्दी खर्च होती है, ठंडी दिनों में बैटरी कम खर्च होती है। जैसे मोबाइल हीट हो जाता है तो बैटरी जल्दी खर्च होगी, हीट नहीं होगा बैटरी कम खर्च होगी। हीट होने से भी मैग्नेटिक करंट ज़्यादा फ्लो होने लगते हैं, मैग्नेटिक करंट ज़्यादा फ्लो होने से ऐसी फ्लो होने लगता है। ऐसी फ्लो होने की वजह से हमारे ट्रांजिस्टर में बिना कुछ काम किए हमारी बैटरी जल्दी रन में हो जाता है, ठंडा से कम भागता है, ठीक है। ठंडा से बैटरी सुस्त पड़ जाता है, ठीक है। एसेंशियल ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट। अब भैया इस सबको रोकने के लिए स्टेबलाइजेशन चाहिए। स्टेबलाइजेशन होता क्या है, इसका डिफिनेशन तो बताइए भी नहीं कि सर स्टेबलाइजेशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस, क्या बोलते हैं भाई, हाँ, इट इज़ अ प्रोसेस टू मेक द ऑपरेटिंग पॉइंट कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस वेरिएशंस, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट, जो ऑपरेटिंग पॉइंट समझते हैं आईसी और वीसी बताए थे, नहीं बताए थे, तो आप बताना पड़ेगा। यहाँ पे आईसी और यहाँ पे इसको बोलते हैं VCE, जो मैक्सिमम VCC पे होता था, बताया था ना, सब बताए हैं, ठीक है। यानी कह रहे ये सब ऑपरेटिंग पॉइंट जहाँ बोलेगा आपको दिमाग करना चाहिए कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज और आईसी कलेक्टर करंट, इसी बोलते ऑपरेटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड भाषा में। तो ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स रखने के लिए ऊपर नीचे ना हो, यानी कलेक्टर करंट ऊपर नीचे ना हो, ज़्यादा पोजिशन ना हो, जो टेम्परेचर की वजह से बढ़ने की वजह से या थर्मल रन में होने की वजह से, ठीक है। या फिर दूसरा बी और VE चेंज कब होगा, जब रिप्लेस करेंगे नए पुराने वाले को नए वाले से, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसको स्टेबलाइज रखना है, इस चीज़ को स्टेबलाइज रखना है ट्रांजिस्टर को। स्टेबलाइज कैसे रखेंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए एक तरीका है, उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट। उस ट्रांजिस्टर सर्किट में काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो 4 तरह के सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिसमें 3 आज हम पढ़ लेंगे, चौथा आप कराने की कोशिश किया लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उससे वजह से नहीं पढ़ पाए, ठीक है। ठीक है, तो कोई ढींका फिंका, तो ट्रांजिस्टर सर्किट बनाने के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो है कुल मिला के वही है, महत्वपूर्ण हो चाहे ना कचरा हो कूड़ा हो, वही 3 तो है, ठीक है। वो 3 पॉइंट क्या है भैया, वो 3 पॉइंट कहाँ लिखे हैं, बोलिए भर गया ससुरा। फॉरवर्ड नहीं किए हैं, हम तेज मिटा रहे हैं, ऐसा होना फॉरवर्ड कर लीजिए नहीं, ठीक है। देखो 3 पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है भैया कि आईसी क्या होना चाहिए, जीरो सिग्नल आईसी, जीरो सिग्नल आईसी प्रॉपर होना चाहिए। कलेक्टर इमिटर वोल्टेज क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, स्टेबलाइजेशन बढ़िया होना चाहिए, यानी टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, इमिटर बेस इमिटर वोल्टेज भी प्रॉपर होना चाहिए। बुक में नहीं दिया है, बुक में हाई और हाई दिया हुआ है, ये हम चारों बता दिए, चारों बता दिए, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप बेसिकली ये तीनों ही करेंगे, क्योंकि ये तो वेरिएशन जो होता है इसी में आ जाएगा, ठीक है। स्टेबलाइजेशन वेरिएशन जो होता है उसमें ये दोनों आ जाता है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, जीरो DC, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर इमीटर एंड इन दोनों को मिला के स्टेबलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन चेंजेस में आ गया V और ये टेम्परेचर, तीनों टेम्परेचर, बाकी ये दोनों आ गया, 1 2 3 पार्ट, ठीक है। ये दोनों एक ही में है, 1 2 3, ये 3 चीज़ों का ध्यान रख के, 3 चीज़ों को ध्यान रखने के बाद ही हम ट्रांजिस्टर के बायसिंग सर्किट को ड्रॉ करते हैं। क्रिकेट नहीं खेले, हाथ दर्द कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमारा ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट को बनाएंगे इससे पहले।
हमने स्टेबलाइजेशन देखा, क्या क्या जरूरत पड़ती है, ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट क्यों बनाते हैं, ताकि इन तीनों चीज़ों की चेंज होने के बाद भी ट्रांजिस्टर अच्छे से एम्पलीफाई कर पाए। लेकिन उसके पहले जानेंगे हम स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। स्टेबिलिटी फैक्टर वो फैक्टर होता है कि टेम्परेचर बढ़ने घटने से कितना ज़्यादा ये कितना ज़्यादा सह सकता है, कितना बढ़िया है, कितना बेकार है। स्टेबिलिटी फैक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, रेशियो क्या है, सब बताएंगे। ब्रेक के बाद नहीं मिटाना। फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ऊपर स्क्रीन पर बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट ड्यू टू चेंज इन का, हम नहीं बोलेंगे, चेंज इन लीकेज करंट, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कलेक्टर करंट ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीकेज करंट या माइनॉरिटी करंट की वजह से जो लीकेज करंट फ्लो होता है उसके डिफरेंस को, उसके रेशियोज को क्या हम बोलते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर। द ratio of a rate of change of collector current with the rate of change of leakage current at a constant IB and constant VCE, ठीक है। VCE और IB को कांस्टेंट रखेंगे, बीटा को IB को कांस्टेंट रख लीजिए, चलिए ठीक है, ठीक है, विथ कांस्टेंट IB एंड बीटा। नहीं बुझाया, बुझाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर को एस से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, और रेट ऑफ चेंज को डी से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं DIC अपॉन में, यहाँ पे डी से डिनोट करते हैं DICBO। ये ICBO वो ICBO है जो लीकेज करंट माइनॉरिटी कॉमन बेस की बात की जा रही है, उसी को कंपेयर करेंगे, उसी को β+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ICEO मिल जाता है। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट है ये पता करेंगे कि ये अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमको ICBO पता करना है ताकि ICO पता चल पाए। तो इसमें β+1 से मल्टीप्लाई करें तो ICO पता चल जाएगा। लेकिन ICO पता करने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ICBO पता करना। लेकिन क्या होता है, ICBO बार बार लिखने से इन खर्चा होता है, टाइम लगता है। तो बुक वाला सब क्या करता है, हम वही कर देते हैं, बुक वाला B को हटा देगा, ठीक है, और O को पजल लिख देगा, नहीं पास लिख देगा, ICO लिखेगा, इसको बार बार ICO लिखेगा। ये ICO ICBO को डिनोट कर रहा है, ठीक है। चलिए, कुछ अलग डरने की बात नहीं कि नया कौन सा टर्म आ गया, कुछ नया नहीं, कुछ पुराने है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। तरीका नया नया आ गया है, सब नया नया मार्केट में, सब एडवांस थोड़े हैं, सब पुराने के लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। चलो, स्टेबिलिटी फैक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, हाँ, डेल IC अपॉन में डेल ICU, माइनॉरिटी का रियल सॉरी कलेक्टर करंट है एट कांस्टेंट IB एंड बीटा। IB और बीटा कांस्टेंट रखते हैं, उसका जो चेंजेस होते हैं उसको स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर का 50 है, एक बात बता एग्जाम्पल, स्टेबिलिटी फैक्टर 50 है, इसका मतलब कि अगर ये 1%, अगर लीकेज करंट 1% बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट क्या होगा, 50 टाइम्स बढ़ ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। यानी 1 गुना बढ़ेगा तो उसका जितना स्टेबिलिटी फैक्टर होगा उतने टाइम्स ये IC बढ़ेगा, ठीक है, उतने टाइम्स IC बढ़ेगा। ये होता है स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूला हैं जिसको भी हम यहाँ बोर्ड पर निकालेंगे, आइए करते हैं, देखिए, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जितना ज़्यादा उतने बेकार, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी कम उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। यानी स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी फैक्टर वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेकार होगा। आइडियल केस में क्या होता है, आइडियल ट्रांजिस्टर में स्टेबिलिटी फैक्टर 1 होता है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में स्टेबिलिटी फैक्टर 25 होती है, 25 से 50 होती है, लेकिन नॉर्मली 25 तक होती है। हम जो मैक्सिमम अपना ड्रॉ कर लेते हैं कॉमन एमीटर को, जो बनाते हैं ट्रांजिस्टर को, और जो हम बायसिंग सर्किट बनाते हैं, जब ये बनाएंगे तो उसमें देखेंगे सबसे हमारे अच्छा जो होता है 25 होता है ट्रांजिस्टर, क्या है यार, स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। कैसे होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू उतना स्टेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा, उतना स्टेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा, यानी उतना ही बेकार उसकी स्टेबिलिटी, यानी उसके नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसकी स्टेबिलिटी बताएगा। स्टेबिलिटी फैक्टर 1 है, इसका मतलब बहुत बढ़िया है, स्टेबिलिटी फैक्टर 1000, इसका मतलब बहुत बेकार है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं। IC इजकल टू बीटा IB प्लस β+1, ICO जगह β+1 ICBO लिख रहे हैं, ICBO, ठीक है। इसलिए ICO लिख सकते थे, ICO कॉमन एमीटर है, लेकिन हम उसको ICBO लिख के चलते हैं, ऊपर ICBO, ठीक है। इस सबको IC से डिवाइड दे देते हैं ना, दे देना डिवाइड, बोलो वही ना, ठीक है। IC सबको डिवाइड दे, तो IC से IC गया 1 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, बीटा, ये IB होता है यार, IB अपॉन में IC हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, β+1 हो गया, और ये हो गया ICBO अपॉन में IC, ICBO के तो ICO लिख देते हैं, यहाँ पे ICO लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, जो ICO लिख दिए, ठीक है। चलो ठीक है,
एक बात बताओ, छोड़ देते हैं, जाओ छोड़ दिए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, बदमाश लिखवाएंगे जो लिखने जा रहे थे। आई सी अपॉन में आई सी ओ ऐसे लिखते थे, कहाँ से, यहाँ से, डैश डेल काट आई सी अपॉन आई सी हो गया, ठीक है। इसको इन्वर्ट कर देंगे तो आई सी ओ अपॉन में आई सी को क्या लिखेंगे, 1/s लिखेंगे, लिखेंगे ना। इसको रेसिप्रोकल कर दी तो 1/s आई सी अपॉन में आई सी लिख सकते हैं ना, तो आई सी अपॉन आई सी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं नहीं बीटा आई बी अपॉन में आई सी प्लस बीटा प्लस 1 माइनस अपॉन 1 में एस, एस्टेबिलिटी फैक्टर को 1/s से डिनोट किए, ठीक है। ये कहाँ से है, यहाँ से आया, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना भी नहीं समझ में आया तो बेकार है। फिर इस पूरे टर्म को क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें क्या मालूम, ठीक है। ठीक है, हम समझ में आया। अब इस पूरे टर्म यह 1 है ना, इस ये जो s है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस पूरे s को उठा के यहाँ ले आना, तो कैसे लाएंगे, कैसे होगा, कैसे, बात तो सही है, होगा कैसे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को लेके आइए, तो इस प्लेस को लेके आओ ना, 1 माइनस बीटा माइनस 1 ऑन में s, ये हो गया। काट दो 1 से 1 तो 1 माइनस बीटा प्लस 1 ऑन में s, 1 से 1 गया, यानी माइनस बीटा एस बाई एस इक्वल टू क्या, बीटा आई बी अपॉन में आई सी होगा। इतना कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। इस वाले टर्म को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस बीटा आई बी अपॉन में आई सी इक्वल टू वह बीटा प्लस 1 अपॉन में एस। इस एस किधर ले जाएंगे, इसको पूरा को यहाँ उठा कर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इस वाले टर्म को यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। इस पूरे को नीचे ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा एस इक्वल टू बीटा प्लस 1 माइनस बीटा में आई बी अपॉन में आई सी। दिक्कत नहीं, यहाँ से लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक फार्मूला आपको यहाँ मिल के आ गया। एक फार्मूला क्या होगा फ्रेंड, फार्मूला ये है, स्पेलिटी फैक्टर क्या होता है, बीटा प्लस 1 माइनस बीटा आई बी अपॉन में आई सी, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो और फार्मूला जो बुक मैंने दिया है, मैं अपने से जाती हूँ, देखिए बीटा इक्वल टू क्या होता था, आई सी अपॉन में आई बी आई सी अपॉन आई बी होता था, 1 बाई बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई बी अपॉन में आई सी होगा ना। जैसे स्टेबिलिटी फैक्टर का रेसिप्रोकल हो सकता है, तो सिर्फ बीटा का रेसिप्रोकल नहीं, करंट गेन का रेसिप्रोकल नहीं सकता, हो गया, कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया, बीटा प्लस 1 माइनस बीटा, और यहाँ पे लिख दिया क्या, 1 बाई बीटा आई बी बाई सी बीटा, हो गया। इतना समझ आया। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन में 1 माइनस बीटा, ठीक है। तो दिक्कत अगर इसके नीचे है ना, मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। देखे ना, सही कर रहा हूँ, बताऊंगा नहीं, गलत खराब हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 1 माइनस बीटा, स्टेबिलिटी फैक्टर के रिलेशन में, यानी स्टेबिलिटी फैक्टर और बीटा के वैल्यू यहाँ पे दिख रहा था। तो सर बीटा प्लस 1 माइनस बीटा 1 आई बी बाई 1 आई सी, ये चीज़ें, आई सी हमारा कॉन्स्टेंट है, आपको पता है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी फैक्टर था, स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर्मूला था। ज़्यादा मतलब क्या होगा, आइडियल केस में क्या होता है, प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, क्या वैल्यूज होती है, सब हमने देख लिया। अब हम जो देखेंगे ट्रांजिस्टर सर्किट के बारे में देखेंगे, ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट के बारे में देखेंगे, ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स आइए हम ट्रांजिस्टर सर्किट के बारे में जानते हैं। ट्रांजिस्टर सर्किट मेथड जो होते हैं, 4 तरह के मेथड होते हैं, 4 तरह से हम ट्रांजिस्टर सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। पहला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं बेस रजिस्टर मेथड। दूसरा होता है उसको बोलते हैं कलेक्टर बेस मेथड। तीसरा होता है फीडबैक मेथड। चौथा होता है वोल्टेज डिवाइडर मेथड, ठीक है। ये चारों मेथड को हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया है और कुछ प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। इस टॉपिक का मैंने बोला था कि स्टार्ट करूंगा, इसलिए एक पार्ट बता देता हूँ, उसके बाकी सारे पार्ट्स को हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, जो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस बायस मेथड। बेस बायस मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। बेस बायस मेथड क्या होता है, उसके क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं,
बेस रजिस्टर बायस मेटल। बेस मेटल, बेस बायस मेटल या बेस रजिस्टर बायस मेटल दोनों एक बात है कि ये हम कुछ फिगर को सामने आपके स्क्रीन बनाया, फिगर देख लो भैया, चलो देख लो। ये हमारा VCC है, ये वोल्टेज लगा दिए, यही वोल्टेज वाला इसमें भी करंट जा रहा है, वोल्टेज वाला इसमें भी करंट जा रहा है, किसमें जा रहा है, यानी एक VCC वोल्टेज यहाँ लगा है, उसके इस वोल्टेज इसी बैटरी से एक तरवा इसमें जोड़ दिए हैं और तरवा जोड़ने के बाद एक रेजिस्टेंस लगा दिए। रेजिस्टेंस लगाने की वजह से क्या है, इस रेजिस्टेंस बोल दिए क्या, बेस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, बेस रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलिए बेस रेजिस्टेंस। एक बात और बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इस वजह बैटरी की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी करंट ऐसे निकला और ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे IB यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से ऐसे घुस रहा है, तो यहाँ I के फॉर्म में निकल रहा है, यहाँ IC ऐसे निकल रहा है, ये नेगेटिव में बेस है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। अब कहने का मतलब क्या है, बैटरी रखा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस तार से जोड़ दिया गया और एक तार लेके नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ से जोड़ दिया गया। ठीक है, बैटरी वजह रखा है, ठीक है, डिनोट कर दिया गया पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के वोल्टेज जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको बोलते हैं कलेक्टर मीटर वोल्टेज, क्योंकि कलेक्टर और इमीटर के बीच में पोटेंशियल जो होता है उसको बोलते हैं VC। कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो इमीटर और बेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं VBE। और बेस और कलेक्टर के बीच में जो होता है पोटेंशियल उसको बोलते हैं क्या, VCB। ठीक है, ये तीनों टर्म आपको याद होने चाहिए। VCB इन दोनों के बीच में बोलते हैं, BE इसको बोलते हैं BE, और CE इसको बोलते हैं। ये हमेशा E को एटीट्यूड है, ये हमेशा कॉर्नर में रहता है, पहले बता दें। तो ठीक है भैया, इतना देख लिया, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या, ठीक है, ये कहाँ यूज़ करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, फिर क्यों बनाया, सोच रहे इस्तेमाल नहीं करना था, आप बना रहा तो बहुत अच्छी बात, इस्तेमाल करो तो अच्छी बात, नहीं तो करिए जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पर समझिए बात को, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत इस्तेमाल को वर्ड का इस्तेमाल की, गाली में कुछ नहीं लेना, मुझे काम करें। ठीक है, चलिए एक बात बताओ, जितना ये इसके पैरेलल में है, इसकी वजह से इसमें करंट आ रहा है, तो इसमें जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसमें होगा। कहने का मतलब क्या है कि VCC इक्वल टू क्या होगा, तो जो करंट वोल्टेज इसमें आ रहा है यानी IB RB, ये करंट इसी को वजह से आ रहा है, जो ड्रॉप हो रहा है इसके पैरेलल है, इसमें जो ड्रॉप हो रहा है और उसकी ड्रॉप होने के बाद जो इसको इतना मिल रहा है VBE, वही इसके बराबर होगा। यानी इतना यहाँ खपत हो गया और बकिया इतना इसको यहाँ से इसे मिल गया, इतना मिल गया। ठीक है, तो जो वोल्टेज बच गया यहाँ पे खपत होने के बाद दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चलेगा VC कितना है। तो इससे हमको क्या, इससे RB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ नहीं, जो RB दिखा ना बेस रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, तो इसको कर लेंगे क्या, VCC माइनस VBE अपॉन में IB, इसका टू क्या हो जाएगा RB, कल टू क्या हो जाएगा RB हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर आगे देखते हैं क्या फ्रेंड्स, ये इतना समझ गए। तो एक चीज़ बताओ, ये VBE जो है ना, VBE बेस मीटर वोल्टेज जो होता है फॉरवर्ड में होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ये VCC कंपनी में बड़ा छोटा होता है, VCC कंपनी में बड़ा छोटा होता है, VCC 100 वोल्ट 50 वोल्ट होता है, इसलिए VCC कंपनी में बड़ा छोटा होता है, इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। और नेगलेक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है VCC अपॉन में IB आती है, जो RB को दिखाती है, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू RB का दिखा पाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखा पाता, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट पता चलते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लाइट नहीं है इसलिए फिगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं दूर रह रहा हूँ बोर्ड के, और ये फॉर्मूला है, आप अच्छे से ताकि देख लो। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर भी टेक्निकल फॉल्ट होने में इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो चुका है। ये चीज़ समझ में आया आपको, अच्छी बात है समझ में। अब आगे बात करते हैं, तो एक फॉर्मूला यहाँ से आप यहाँ से हो गया, यानी RB हम निकाल सकते हैं और IB हमारा फिक्स होता है। IB क्यों फिक्स होता है, क्योंकि VCC फिक्स है, VCC फिक्स होने की वजह से IB हमारा फिक्स होता है। ये 50 वोल्ट है, अगर ये फिक्स है तो मालूम है कि इसमें जब ये फिक्स है और ये फिक्स है तो IB फिक्स हो जाएगा ना भैया। तो IB जब फिक्स हो जाता है, कोई कांस्टेंट हो जाता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है, अंडा आता है, शून्य आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ समझ गए, मिटा दिया जाए, समझ गए ना, मिटा देते हैं, इसके शॉर्ट लीजिएगा। तो IB निकालना होता है, IB की फॉर्मूला है, VCC के कंपेरिजन में VEB बहुत छोटा होता है, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, खत्म करके समाप्त कर देते हैं, मार देते हैं, मिट्टी कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात ये हो गया स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ये बढ़िया है या नहीं है, कितना लाभदायक है, कहाँ किस हद तक लाभदायक है, ये स्टेबिलिटी फैक्टर हमें बताएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बात करते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है, बीटा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस बीटा अपॉन में IC IB अपॉन IC। याद है ना, याद नहीं थी आपको, लीजिए। ठीक है, आपको पता है, अभी तो लिखना ही नहीं था, क्या लिख दिए ससुर। ठीक है,
एक बात यहाँ पे ना, ये ठीक है, चलो कुछ नहीं। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होता है ना, बीटा चेंज नहीं होता है, ठीक है। और आपको पता है कि आई बी अपॉन में आई सी जो होता था वो डेल आई सी अपॉन डेल होता था, ये ए सी होता था। इसमें चेंजेस होते थे, बीटा जो बताया थे तब। ये डीसी में चेंजेस नहीं होते थे, एसी में चेंजेस होते थे, एसी में ऐसा लिखते थे। तो अगर सिग्नल दे रहे थे इसमें एसी आएगा ना भैया, तो इसमें ऐसे डी लगा देंगे, ठीक, यानी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। और इसका ये आई बी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होगा तो जीरो हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और जीरो से ये पूरा टर्म जीरो, और जीरो से इसमें मल्टीप्लाई होने से पूरा नीचे वाला जीरो हो जाएगा। और स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगी, B+1 हो जाएगा। कुछ नहीं बुझा रहा है, मत बुझाए, एक चीज दिमाग में बस रट लीजिए कि स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है बेस रजिस्टर बायस मेथड का जो होता है ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट में, वो S+1 B+1 होता है इसका स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। यानी कोई भी लीकेज करंट अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो β+1 टाइम्स से उसका स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ेगा। स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ने का मतलब करंट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और थर्मल रन में बहुत ज़्यादा करंट बढ़ने से भी क्या होता है, ट्रांजिस्टर अच्छे से काम नहीं करेगा, सैचुरेट हो जाएगा, थर्मल रन में हीट हो जाएगा, तो जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये थे इसके स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया, ठीक है। इसका स्टेबिलिटी फैक्टर नॉर्मली 110 101 होता है नॉर्मली, ठीक है। ये थे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि सिंपल है बनाने में, एक रेजिस्टेंस लगता है, सस्ता पड़ता है। दूसरा क्या एडवांटेज है, जोड़ घटाव कैलकुलेशन करने के बेसिस पे एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल हो गया, जितना इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा एक वोल्टेज इसमें ड्रॉप होगा, और यह उसके बाद जो बच गया जो वोल्टेज यहाँ मिल रहा है वो प्लस वो VCC के बराबर होगा, ठीक है। तो उससे हम आर बी निकाल लेंगे, कैलकुलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग मतलब आसान हो जाता है, हम तेज बन जाते हैं, पढ़ के आसान होता है इसलिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होता है, सिंपल होता है कैलकुलेशन कैलकुलेट करने के लिए, सस्ता होता है क्योंकि दूसरा ये था, दूसरा ये वाला है, पहला था सोल्यूशन आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि आर बी एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, कम खर्चीला है, सिंपल देखने में लगता है, डायग्राम बनाने में बढ़िया, ठीक है। 2 पॉइंट एडवांटेज है। 2 पॉइंट डिसएडवांटेज के क्या है कि बहुत ज़्यादा पुअर स्टेबलाइजेशन, बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है, 100 के अबव रहता है, क्योंकि बीटा हमेशा 100 से नीचे रहता ही नहीं, मिनिमम 100 रहता है। करंट है कॉमन एमीटर में, कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन या कनेक्शन में बीटा वैल्यू हमेशा 100 से ऊपर रहती है, 100 से 500 600 तक जाती है, ठीक है। तो अगर हल्का सा भी लीकेज करंट बढ़ा तो 100 + 1 101 गुना ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। उसमें मैंने बताया स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब क्या होता है कि वो बढ़िया ट्रांजिस्टर नहीं है, बेकार खराब खत्म ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आएगा बढ़िया, ठीक है। आगे और डिसएडवांटेज क्या है कि पुअर स्टेबलाइजेशन है, ठीक है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है कि यानी हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें आईसी बहुत स्लो होने लगेगा, ठीक है। इसलिए इसको जो है कि हम रेयरली यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कहीं यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और, इसको कभी कभी बोलते हैं फिक्स बायस मेथड। फिक्स बायस मेथड क्यों बोलते हैं, इसके कारण है दो है। कारण नंबर दूसरा समझते हैं, पहला बाद में समझेंगे। कारण नंबर दूसरा ये है कि इसमें आई बी फिक्स होता है, ठीक है। वो ये भी नहीं किया कि कारण नंबर 1 बात ये भी नहीं की। कारण नंबर 1 समझिए, कारण नंबर 2 अपने आप समझ में आएगा। आईसी फिक्स होने की वजह से आईबी फिक्स होता है, और आईसी फिक्स होने की वजह से आईबी फिक्स होता है, और वीसीसी फिक्स होने की वजह से आईबी फिक्स होता है। यानी वीसीसी अगर फिक्स तो आईबी फिक्स, यानी वीसीसी अगर फिक्स है तो आईबी फिक्स, यानी आईबी फिक्स होने की वजह से आईबी फिक्स हो जाएगा। आईबी फिक्स होने की वजह से क्या होता है कि पूरा ट्रांजिस्टर का जो इसी पे तो रेजिस्टेंस तो बेस है इसका एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो पूरा जो है ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन क्या होता है, फिक्स हो जाता है। इसलिए फिक्स बायस मेथड के जो भी बोल देते हैं इसका आईबी फिक्स होने की वजह से। आईबी क्यों फिक्स होता है, क्योंकि वीसीसी फिक्स होता है, ठीक है। और देखो क्या चीज़ बताते हैं आपको, बताएं लास्ट में जो नहीं देखना ना बताएगा आपको, बताएगा घर जाएगा। जो कनेक्शन लेते हैं ना नॉर्मली हम एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक कनेक्शन यहाँ से, ठीक है। देखो ध्यान समझना, आगे यही का फिगर बनेगा, हम थोड़ी बता दे रहे हैं। आउटपुट आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट का यहीं से हम जो है कि हमारा जो भी यहीं से होती है, यहाँ स्पीकर लगा दिए तो उसका रेजिस्टेंस हो गया, भोपू लगा दिए उसका रेजिस्टेंस हो गया, ऑसिलेटर ऑसिलोस्कोप लगा दिए, ठीक, उसका इसको रेजिस्टेंस वहाँ दिखा रहे, ठीक है। आउटपुट हम यहाँ से ही लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी लेते हैं, यहाँ से भी लेते हैं, ठीक है। आगे वाले चैप्टर में देखेंगे और आगे वाले टॉपिक में, लेकिन बेसिकली यहीं से लेते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, इसके पहले चैप्टर में पता, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देते हैं बेटा, एसी लगा देते हैं, जिससे कि डीसी रुक जाए और एसी निकल जाए ताकि एसी उसको मिले, ठीक है। तरीका है सब बताएंगे, सब सिखाएंगे आपको अच्छे से।
करते रहिए, देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विथ अस। और नहीं जा सकते कहीं और जहाँ इससे बढ़िया मिले, साफ सिंपल भाषा मिले, ठीक है। यहाँ तक पढ़ते रहिए, हम नेक्स्ट वीडियोज़ कल लेके आएंगे इसके रिलेटेड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। बाय। टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता तो मैं डेफिनेटली प्रॉमिस किया था आपको पढ़ाने के लिए, टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से हम आज ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। और इसके बाद हम जो आगे का पढ़ेंगे उसके बाद कलेक्टर बायस के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज डिवाइडर के बारे में पढ़ेंगे, नेगेटिव फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे हम। डरना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स को गिराना है, यहीं पे गिराना है, हम गिरा के दिखाएंगे आपके साथ, ठीक है। स्टे विथ अस, टेक केयर।